नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी सरकार ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और बदसलूकी के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में ट्विटर समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ट्विटर समेत जुबैर अहमद, राना अयूब, सलमान निजामी, सबा नकवी, इसके अलावा मकसूर उस्मानी और समा मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ एक वेबसाइट पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। ट्विटर समेत जुबैर अहमद, राना अयूब, सलमान निजामी, सबा नकवी, मकसूर उस्मानी और समा मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। गाजियाबाद में हुई बुजुर्ग की पिटाई मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी और राहुल गांधी के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर 5 बड़े हमले किए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। राहुल ने सच बोलना नहीं सीखा। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस ने सारी सच्चाई बताई, फिर भी वो समाज में जहर फैला रहे हैं। योगी ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता के लालच में राहुल मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल को नसीहत दी कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। तो वार पलटवार शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा था वो हम आपको बताते हैं। राहुल ने ट्वीट किया, मैं मानने को तैयार नहीं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। इसी ट्वीट पर सीएम योगी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए क्या लिखा है वो भी आप देख रहे हैं। यूपी की जनता को बदनाम करना छोड़ दे राहुल गांधी। पुलिस ने घटना की पूरी सच्चाई बता दी है। आपने कभी भी सत्य नहीं बोला है। आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि आप जहर फैला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। यूपी की जनता को बदनाम करना छोड़ दे। देश में कहीं पर भी कोई भी ऐसा विषय है जो देश के कानून के दृष्टि से उल्लंघन है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई की गई है। तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो एक कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी है वो होगी। इस देश के अंदर सभी जानते हैं कि जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, कौन है जो जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देता है, किसी से नहीं छुपा है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये तय है। और योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इस मसले पर ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोनी की घटना को सांप्रदायिक रंग देकर यूपी में विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता में आने के लिए बेताब है। बीजेपी सरकार यूपी को एक बार फिर से सांप्रदायिक शक्तियों का गढ़ नहीं बनने देगी, जो कि एसपी के शासन में देखा गया था। और बात करते एक और बड़ी खबर की। योगी मॉडल से यूपी में कोरोना की रफ्तार थमी है। 24 घंटे में 310 मामले सामने आए हैं, जबकि यूपी से आधी आबादी वाले महाराष्ट्र में 7000 केस सामने आए हैं। कल तमिलनाडु में कुल 14000 केस आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो 6400 एक्टिव केस बचे हैं। कल यूपी में 2,83,000 टेस्ट हुए थे और सिर्फ 300 के आसपास केस सामने आए हैं। अब तक यूपी में 2,38,00,000 लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। तो योगी मॉडल से वायरस पर ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे में महज 310 मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 6400 रह गई है। और अब आपको देश का कोरोना अपडेट बताते हैं। बीते 24 घंटे में 62,224 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,542 लोगों की जान चली गई है और 1,07,628 लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो बीते 24 घंटे में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। 62,224 मामले सामने आए हैं। हालांकि 2,542 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।
1,07,000 से अधिक लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो कोविड मैनेजमेंट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में सिर्फ 310 केस आए हैं, जबकि टेस्ट कहीं ज़्यादा हुए हैं। मतलब ये कि अब लोगों के ठीक होने की दर भी बढ़ी है और साथ ही साथ केसेस के आने की दर बहुत तेज़ी से कम हुई है। लेकिन देश में मौत का आंकड़ा जो बीते 24 घंटे का है वो चिंता बढ़ाने वाला है। 2,542 लोगों ने बीते एक दिन में अपनी जान गंवा दी है। इन सब के बीच राहत की बात यह है कि केसेस बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। अब जो बीते 24 घंटे का आंकड़ा है वो आप देख पा रहे हैं 62,224 है और 1,07,000 से अधिक लोग बीते 24 घंटे में इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत से राज्यों से उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद यहाँ पर अब सिर्फ 310 केस आए बीते 24 घंटे में और एक्टिव केस की संख्या भी 6,000 के आसपास है। बहुजन समाज पार्टी के निलंबित विधायकों का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही जोड़ तोड़ और संकीर्ण राजनीति में माहिर रही है। विधायकों का समाजवादी पार्टी में जाना एक घोर छलावा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से इन विधायकों का मिलना और टेलीविजन और अखबारों में इन खबरों का छपना महज यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए और समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार किए। मायावती ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को उन्होंने निशाने पर लिया है। बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है ऐसे विधायकों को। सपा अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदार होती तो अब तक इन्हें अधर में नहीं रखती, क्योंकि इनको ये मालूम है कि बीएसपी की यदि इन विधायकों को लिया तो सपा में बगावत व फूट पड़ेगी, जो बीएसपी में आने को आतुर बैठे हैं। जगजाहिर तौर पर सपा का चाल चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है। आगे वो लिखती हैं, जिसमें थोड़े भी सुधार के लिए वो कतई भी तैयार नहीं है। इसी कारण सपा सरकार में बीएसपी सरकार जनहित के कामों को बंद किया गया, खासकर भदोही को नाम बदला गया। ये तमाम आरोप उन्होंने अपने ट्वीट में लगाए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। और लखनऊ से हमारे सहयोगी शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, बीएसपी सुप्रीमो में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, अखिलेश यादव पर निशाना साधा और ये भी कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी को इन विधायकों को लेना होता तो अब तक कब कर ले लिया होता। देखिए, मायावती का ये गुस्सा जायज है, क्योंकि मायावती ने इन लोगों को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने के कारण ही निलंबित किया था। अमित, आपको याद होगा जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तब बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी ने पर्चा भरा था और उसको समर्थन इन लोगों ने नहीं दिया था। इन लोगों ने अंदर खाने जो है वो अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस बात का शक जो है वो मायावती को इन पर था और इसी वजह से इनको उस वक्त निलंबित किया गया था। उसके बाद से ये लोग लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करते रहे हैं। ये इनकी तीसरी चौथी मुलाकात थी। और सीधे तौर पर देखिए, राजनीति का एक दस्तूर है और संवैधानिक ये नियम है कि अगर कोई भी विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो दल बदल कानून के तहत उसकी विधायकी को खत्म किया जाएगा। इसी वजह से इन सभी बागी विधायकों ने अभी तक समाजवादी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। ये जो टेक्निकल वजह है वो यही है। अब उसके पीछे जो मुलाकातों के पीछे की जो कारण है वो यही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन सभी बागी विधायकों को उम्मीदें हैं कि ये चूंकि अभी बसपा से ये निलंबित चल रहे हैं, बसपा में वापसी की उम्मीदें ना के बराबर हैं। इसलिए अगर ये अखिलेश यादव से मुलाकात करके अपनी सारी गोटियों को सेट रखेंगे तो जहां से ये सिटिंग एमएलए हैं इनको वहां से ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। या फिर ये जो 11 विधायक हैं अब कुल मिला के बसपा से निलंबित, जिसमें हाल ही में लालजी वर्मा और राजभर जो है रामाचल राजभर, उनको सपा से निलंबित किया गया है। तो ये सभी विधायक आपस में मिलकर एक नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। हालांकि अभी कुल 6 विधायक ही हैं जिन्होंने कल अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसमें लालजी वर्मा और रामाचल राजभर नहीं थे। तो अभी इन सभी विधायकों में यही 2 सबसे बड़े नेता हैं। अब देखिए अभी आगे की राजनीतिक दशा और दिशा क्या होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शबाब और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज से एएसआई के सभी स्मारक और मॉन्यूमेंट खुल रहे हैं
और आगरा से भी खबर सामने आई कि सैलानी अब ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से ताजमहल लंबे अरसे से बंद था। पुरातत्व विभाग ने फैसला लिया है कि ताजमहल के साथ बाकी स्मारकों और पर्यटन स्थलों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोल दिया जाए। ताज के दीदार के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ताजमहल में एक दिन में 650 पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी। पर्यटकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है। ताजमहल खुलने से पर्यटन कारोबारियों को अब राहत मिलेगी। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ताज का दीदार कर पाएंगे पर्यटक। एएसआई ने सभी स्मारक खोलने का फिलहाल फैसला किया है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगरा से आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा। आज से तय किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जितने भी पुरातत्विक विभाग के अंतर्गत ऐसी इमारतें आती हैं जहाँ पर पर्यटक जाते हैं उनको खोल दिया जाए। रात भरी खबर, क्या रिएक्शन आ रहा है सैलानियों की तरफ से, पर्यटकों की तरफ से? जी हाँ, निश्चित तौर पर बेहद उत्साहजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आज से ओपन कर दिए गए हैं। अगर मेरठ रीजन की बात की जाए तो यहाँ हस्तिनापुर सबसे ज़्यादा पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लिहाजा हस्तिनापुर की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित जो साइट है उसको भी ओपन कर दिया है। यहाँ पर अब पर्यटक आ सकेंगे, टूरिस्ट आ सकेंगे और दीदार कर सकेंगे हस्तिनापुर की वादियों का भी। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं अधीक्षण पुरातत्वविद डी गणनायक जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आज से पर्यटकों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। मेरठ रीजन के क्या हालात हैं और हस्तिनापुर में अब उस साइट का भी लोग अवलोकन कर सकेंगे? हाँ, अभी हम तो सबको रिक्वेस्ट करेंगे, जितना भी जो टूरिस्ट आते हैं पर्टिकुलरली हस्तिनापुर को, वहाँ पर जो अमृत कूप है उसकी पानी के लिए ज़्यादा लोग आते हैं कि उसको बहुत सेक्रेट माना जाता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कोविड प्रोटोकॉल को सब माने और उसी का सुविधा वो ले सकते हैं। पूरी रीजन की अगर हम बात करें तो आप अभी बिजनौर का भी जिक्र कर रहे थे और तमाम अन्य साइट्स भी हैं, वहाँ के क्या हालात हैं? हमारी जो वेस्टर्न यूपी में पर्टिकुलर जितने साइट्स है, पर्टिकुलर हमारा तो टिकेटेड मोनूमेंट नहीं है, फिर भी हमारा पत्थरगढ़ फोर्ट हुआ कि आपका हस्तिनापुर हुआ, ये सब में लोग टूरिस्ट आते हैं। तो हम वहाँ पर जो हमारा जो गार्ड्स है, हम सबको बता दिया है कि सब लोगों को प्रोटोकॉल ध्यान में रखें। अच्छी बात है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पर्यटकों के लिए वहाँ पर ये सभी पर्यटन स्थल खोले जा रहे हैं। आगरा से भी अपडेट ले लेते हैं उमेश, वहाँ से आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, वहाँ पर ताज का दीदार करने के लिए पर्यटक पहुँच तो रहे थे लेकिन मायूस थे, अब उनको राहत मिली है, उनको लग रहा है कि चलो कम से कम इतनी दूर से आए थे तो यहाँ पर ताज का दीदार कर पाएंगे। बिल्कुल अमित, पूरे 61 दिन के बाद ताजमहल दोबारा खुला है। इससे पहले जब कोरोना आया था, कोविड लॉकडाउन लगाया गया था, तब तकरीबन 188 दिन ताजमहल बंद रहा था। लेकिन दूसरे कोरोना की लहर आई थी, उसमें 61 दिन तक ताजमहल बंद रहा और तमाम लोग इंतजार कर रहे थे लंबे टाइम से कि किसी तरह से ताजमहल खुले और ताजमहल की खूबसूरती का दीदार करें। इस वक्त देखिए हम ताजमहल के पूर्वी गेट पर खड़े हैं, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, ताजमहल का पूर्वी गेट है, कुछ पर्यटक यहाँ जरूर आ रहे हैं, लेकिन सुबह से जिस हिसाब से उत्साह देखने को मिला पर्यटकों में, ये निश्चित तौर पर बड़ी अच्छी बात है क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो पर्यटन कारोबारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार ताजमहल के खुलने से उनको कितनी राहत मिलने जा रही है। आप बताइए, पर्यटन क्षेत्र से आप जुड़े हैं, ताजमहल खुल गया, कितनी राहत मिलने जा रही है आपको? इससे बहुत राहत मिलेगी और इससे एक आशा की नई उम्मीद जगी है और लोगों में एक पॉजिटिविटी आई है कि आज ताजमहल खुला है। धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलेगा ताजमहल खुल गया है, लोग आना शुरू करेंगे और इससे जो पर्यटन जगत से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, शोरूम्स हो, सभी लोगों को काफी राहत मिलेगी। ठीक है, देखिए अमित, बिल्कुल ताजमहल खुलने से तमाम जो कारोबारी हैं बेहद खुश हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उनको रोजगार मिलेगा, होटल कारोबारी हैं उनका फायदा होगा, जो शिल्पकार हैं उनका फायदा होगा, तमाम यहाँ आसपास शॉपकीपर हैं उनको सीधे फायदा होगा। जी अमित। अच्छा ठीक है, उपेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पर्यटक जो इंतजार, पेरेंट्स हैरान, बच्चे गुमसुम रहने लगे हैं। कोरोना संकट से घुट रहा है बचपन, स्ट्रेस से फुल लाइफ वो जी रहे हैं, बाकी टाइम जो बचता है वो टीवी वॉचिंग में निकल जाता है। महामारी में बीमार बाल मन चलता रहा है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का।
हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। और अब खबर महाराजगंज से, जहां पर मानसून की पहली बारिश में ही महाव नाले का तटबंध 4 जगहों से टूट गया। तटबंध टूटने से एक बार फिर से सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि बांध टूटने से सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर बांधों की मरम्मत की जाती है, लेकिन हर साल वही ढाक के 3 पात रहता है। इस बार महाव नाले की मरम्मत की गई, लेकिन सरकारी रुपए किस तरीके से पानी में बहा दिए गए वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में 3 दिन से लगातार बारिश होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कूड़ा घोगी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 3 दिन से लगातार बारिश होने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि किसानों की धान की नर्सरी डूब गई है। ब्लॉक बर्डपुर के गांव मजगामा, भुजौली, खरहरा, इसके अलावा बूढ़ा, तमाम ऐसे गांव हैं जो कि इस वक्त बाढ़ की चपेट में। आपके गांव का क्या नाम है? आपके बाढ़ के पानी से कोई समस्या है?